अल्हम्दुलिल्लाह वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम सदर मजलिस, मोहतरम जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के ज़िम्मेदारान और मेरे सामने तशरीफ़ रखे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही अहम एक गुफ्तगू है जो आज सुबह से शाम तक जो यहाँ चल रहा है। मैं पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पे जो हमारे बुनियादी इल्म का हिस्सा बनना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर गुफ्तगू हो रहा है और प्रैक्टिकल जो है नॉलेज के तरफ ज़्यादा फोकस करते हुए ये वर्कशॉप चल रहा है। तावर पठान साहब के प्रजोश तकरीर के बाद एक ऐसे चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने जुडिशरी के बारे में बात रखी। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हासिल नहीं है, लेकिन एक ज़बरदस्त ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है। हमारे बीच में अक्सर लोग उसके बारे में वाकिफ़ नहीं है, और वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। और उसके अलावा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद है, इंटरनेशनल मैकेनिज़म्स मौजूद हैं। उसके बारे में थोड़ा पिन पॉइंटेड चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इंशाअल्लाह दोपहर के बाद के सेशन में आतंकवादी केसेस और उसके बारे में हमारे जो फाइंडिंग्स है, जो नया ट्रेंड्स है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रैंड्स है, ये तमाम चीज़ के बारे में तफसील से आपके सामने रखेंगे। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस क्या है और क्या ह्यूमन राइट्स है, उसके बारे में मैं आपको जो है तवज्जो इन्वाइट करना चाहूँगा। इस्लाम में या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो बुनियादी इस्लाम के बुनियादी वैल्यू है कि पूरा जो इंसान है वो बनाया हुआ है एक इंसान से। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा जो बताया है, वैसे ही ये आयत में बताया है कि दो नफ्स से आपको ये पूरा दुनिया से जो भी आदमी है, वो मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, अफ्रीकन हो, जापानीज़ हो, यूएस हो, कहाँ के भी हो, सब दो इंसान से या एक इंसान से आए हैं। आदम से आए हैं हव्वा, और आदम हव्वा से पूरा दुनिया में इंसान आए हैं। कोई भी इंसान एक इंसान से बेहतर नहीं है, दूसरा इंसान से बेहतर नहीं है, सब बराबर है। यह जो बराबरी का जो स्टेटस है, उसी से बेसिकली ह्यूमन राइट्स आते हैं, इक्वालिटी। वो इक्वालिटी से आते हैं राइट टू लाइफ। सबसे बुनियादी जो ह्यूमन राइट है वो राइट टू लाइफ है। वो आते हैं जो है राइट टू लाइफ का जो मतलब ज़िंदगी जीने का अधिकार, हक। इसका भी जो आत्मा है, यहाँ पर तो यहाँ चूंटी है, यहाँ पर बिल्ली है, कुत्ते हैं, सुअर है, यहाँ पर जो है एलिफेंट है, फॉरेस्ट के अंदर लायन है, हमारे घर के अंदर जो है पेट्स है। क्या हम एनिमल्स का लाइफ बिताना है या हम इंसान का लाइफ बिताना है, ये बुनियादी सवाल है। राइट टू लाइफ का अंदरूनी एक चीज़ मौजूद है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी बिताने का हक, ये बुनियादी हक है। इसके बारे में जो पहला जो डिस्कशंस है बताते हैं कि मैग्ना कार्टा से आए हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा आने के जो है 600 साल पहले जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हज्जतुल विदा में जो खुतबतुल विदा, जिसमें बहुत तफसील से हर आदमी के, चाहे वो विमेन हो चाहे वो मर्द हो,
चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे वो स्लेव कहा जाते हो या उसका ओनर कहा जाता हो, सब लोग बराबर है। और इसमें कोई भी लोग आपस में जो है एक आदमी के कंधे के ऊपर दूसरा आदमी खड़ा होने का कोई मॉरल राइट नहीं है। इसको पूरा अपने पैर के अंदर जो है, पैर के नीचे स्टैब करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आज मैं जो है उसके ऊपर खड़ा हूँ। ये मैग्ना कार्टा आने के 600 साल पहले बताते हैं। नेशनल जो है यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो 1945 में बने थे, यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है वो चार्टर है जो यूनाइटेड नेशंस का बुनियाद बने। यूनाइटेड नेशंस 1945 में कब बने? यूनाइटेड नेशंस आने का ख़ास वजूहत था, वो क्या था बोल सकते हैं? वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 1945 में ख़ात्मा हुआ था, 1945 में ही यूएन चार्टर और यूनाइटेड नेशंस बने। और वही यूनाइटेड नेशंस के अंदर दुनिया में ह्यूमन राइट्स के जो बुनियादें रखे गई, प्रिंसिपल लॉज उसके अंदर लिखे गए। राइट टू लाइफ, इक्वालिटी, लिबर्टी, सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ बेसिक राइट्स के तौर पर पेश किया गया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR, अब लिखिएगा। ये सब जो है हर चीज़ के बारे में आपको तफसील से जो है बाद में रिसर्च करना है क्या है ये। यूनाइटेड नेशंस जो है के अंदर UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके अंदर आपके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के तमाम चीज़ लिखे गए हैं। ह्यूमन राइट्स क्या है उसको 2 हिस्से में डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया। एक है सिविल राइट्स, दूसरा है पॉलिटिकल राइट्स। आपके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स को पॉलिटिकल राइट्स कहा जाता है। कल्चरल राइट्स, ये तमाम चीज़ को पॉलिटिकल राइट्स। और आपके जो इंसानी इंडिविजुअल राइट्स है उसको सिविल राइट्स कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन राइट्स बोलते हैं इसको, सिविल राइट्स को। और वो सिविल राइट्स में क्या क्या हुकूक आएगा? सिविल राइट्स में आपके पास जो है एक लंबा लिस्ट है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है आपको, जेंडर के आधार पर, कलर के आधार पर, क्लास कास्ट के आधार पर, मतलब रेस के आधार पर, आपके नेशनैलिटी के आधार पर, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर, आपके कोई भी जो है इंसानी कैफियत के आधार पर, आपका आइडेंटिटी के आधार पर आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भावभेद नहीं होना चाहिए। नंबर 1 है, वो नहीं होने का अधिकार। नंबर 2 है राइट टू प्राइवेसी, आपको अपना प्राइवेसी का हक है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ आपको प्राइवेट होकर करने का हक है। इसके ऊपर अभी बहस हो रहा है। आपको मालूम है ये जो आधार के जो केस है, आपके अभी जो है 10 एजेंसीज़ को आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप को स्नूप करने का अधिकार देते हुए एक ऑर्डर आया है होम मिनिस्ट्री का। 1 महीने पहले इलेक्शन जब करीब हो गया तो आप सब लोगों का फ़ोन में वो घुस सकता है ऑनलाइन, अगर आप कनेक्टेड है तो। उसका पूरा हक 10 एजेंसीज़ को दिया गया है। उसके वक्त भी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के बारे में इंडिया में मीडिया में डिबेट्स चलते रहे। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको बोलने का हक है, आपका जो राय है वो बोलने का हक है। इसीलिए हम लोग यहाँ प्रोग्राम में खड़े हैं। आपको आपके सोच लोगों के सामने बयान करने का हक है। आपके राइट टू थॉट एंड कॉन्शियंस, आपको थॉट का हक है। आपको मालूम है जो स्पेशल लॉज के बारे में अभी तहव्वुर साहब ने आपके सामने रखे, उसमें सबसे स्पेशल लॉज में सबसे ख़तरनाक जो पार्ट है वो है उसका डेफिनेशन, टेररिज्म एक्ट। व्हाट इज़ अ टेररिस्ट एक्ट? इसको डिफ़ाइन करते हैं सेक्शन 15 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, अमेंड किया हुआ 1967 का एक्ट है। इसके अंदर ये बताते हैं कि एनी पर्सन जो एक ऐसा एक्ट करते हैं इस मतलब इंटेंशन के साथ, किसका इंटेंशन? यहाँ के सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को तोड़ने के लिए अगर कोई इंटेंशन के साथ अगर
कोई आदमी कुछ भी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, टेररिस्ट एक्ट है वो। ये इंटेंशन जो नीयत कहा जाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये जो नीयत है, ये नीयत कौन तय करेगा कि आपका नीयत क्या था? वो तय करने का हक है एजेंसीज़ को। मिसाल के तौर पर आप अभी यहाँ खड़े हैं, सब लोग बैठे हैं, मैं तकरीर कर रहा हूँ, सब लोगों को पकड़ के लेके जाएगा और बोलेगा देखिए ये जो ग्रुप था तकरीबन 150 लोग थे, उन लोगों का इंटेंशन इंडिया के यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी को थ्रेटन करने के लिए था, इसलिए हमने अरेस्ट किया। इंटेंशन, वो इंटेंशन प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए आपके पास कोई भी जो है ऑब्जेक्टिव रियलिटी पेश करने के लिए नहीं है। तो थॉट क्राइम है, थॉट क्राइम। थॉट क्राइम दुनिया जो है ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। थॉट्स एंड कॉन्शियंस, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपगेट योर रिलीजन, ये आपका बुनियादी राइट है जो अभी छीना जा रहा है। प्रेस, राइट टू प्रेस, आपके मूवमेंट बनाने का हक, ये सब चीज़ जो है आपके बुनियादी सिविल राइट्स है। आपके पॉलिटिकल राइट्स है, जैसा कि आपके नेचुरल जस्टिस का हक, आपको जस्टिस मिलने का हक है। प्रोसीजरल फेयरनेस ऑफ ट्रायल है, ये सब जो है उसके अंदर है। राइट टू रिड्रेसल, राइट टू पार्टिसिपेशन इन सिविल सोसाइटी, इस तरीके का APCR या जमात इस्लामी या जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पीस के लिए काम करते हैं, जो नियम के आधार पर चलता है, उसमें जोड़ने का पूरा हक है आपको। राइट टू पार्टिसिपेशन इन सिविल सोसाइटी, राइट टू असेंबल, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू वोट, राइट टू पिटिशन, राइट टू सेल्फ डिफेंस, right not to be prosecuted and convicted for any offense except for violation of law in force at the time of committing an offense। आपको जो है right not to be prosecuted and convicted, ये भी हक है आपको। जो आपने नियम के खिलाफ नहीं किया है, उस वक्त जब आप अरेस्ट हो रहा है, उस वक्त आपने कोई जो है नियम के खिलाफ काम नहीं किया, तो आपको नहीं अरेस्ट होने का हक है। राइट नॉट टू बी अरेस्टेड विदाउट इन्फॉर्मिंग द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आप अरेस्ट होते वक्त आप किस लिए अरेस्ट हो रहा है यह मालूम होने का हक आपको है। मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, वो बोलने का हक है। नहीं नहीं चलो जीप में बैठो, ये बोलना नहीं है। और राइट टू कंसल्ट एनीवन ऑफ हिज चॉइस एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट, बोलते हैं कि अरेस्ट करते वक्त मुझे एक वकील चाहिए, तो उनको वकील को फराहम करने का पूरा हक उनको है। और अगर वो उसका पैसा वगैरह नहीं है, उसको जो फ्री लीगल एड देने का जो मिलने का हक है उनको। ये सब बुनियादी यूनिवर्सल राइट्स है। राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, ये बुनियादी हक कहाँ से आए, कब दिया गया? बताया गया वर्ल्ड वॉर 1 और 2 है। कितने लोग मरे? बताते हैं कि 75 to 80 मिलियन लोग दुनिया में अपने पेरिश हो गए, अपने जान निकल गए, मर गए। 80 मिलियन लोग दुनिया में, जो उस वक्त के पॉपुलेशन के 3% थे। 3% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट इन अ वॉर। अगर जान निकल गए हैं, और उसके पहले 17 मिलियन वर्ल्ड वॉर 1 में, अगर इतना ज़्यादा लोगों का जान निकल गया है, तो दुनिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हुआ होगा वो जो है आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कितना होगा। इसी से निकला है ये तमाम राइट्स। इसी से इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने। हमें मालूम है 1951 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बने, उसका जो आर्टिकल्स है, जो बुनियादी जो पहला आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक, 14 to 32 जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स है, इसमें पूरा के पूरा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ऑलरेडी मौजूद है। उसी से लिया गया है, और वो एक यूनिवर्सल चीज़ है। आपका अरेस्ट के बारे में, आपके जो पूरे बुनियादी राइट्स के बारे में अभी जिक्र हुआ, ये सब चीज़ दुनिया के हर मुल्क के शहरी को ये राइट्स है, कोई भी वो छीन नहीं सकता। इसी से ग्लोबल लेवल से, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने।
मिसाल के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर 10 ट्रीटी बॉडीज़ बने। वो 10 ट्रीटी बॉडीज़ OHCHR, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर जो है ऑफ ह्यूमन राइट्स, OHCHR के ऑफिस के अंडर है 10 ट्रीटी बॉडीज़, और दूसरा है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये 2 चीज़ होते हैं बड़ा, इसके अंदर बहुत सारे सब बॉडीज़ मौजूद है। नेशनल, उसको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, और उसके अंदर, उसके नीचे, या वो जो डाटा लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो कहाँ से लेगा? वो लेगा आपके मुल्क, हर मुल्क के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस है, NHRI। इंडिया के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है फॉर इंस्टेंस। ये दुनिया भर के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस या नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से जो कंप्लेंट्स है और उसका जो डाटा है वो जाएगा कहाँ पर? ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, GANHRI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो OHCHR के अंदर ये UN और अलग अलग मुल्क के एजेंसीज को बांधते हैं। और ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो OHCHR में रिपोर्ट करते हैं, वो उसके बहुत सारे डाटा और इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से आता है। आपके महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, MSHRC, महाराष्ट्र स्टेट, S ह्यूमन राइट्स कमीशन, HRC। यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वहाँ से GANHRI, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस के जनरल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब आपके जो छोटे छोटे वायलेशंस है, यहाँ पर एक आदमी को अगर गलत तरीके से अरेस्ट किया जाता है, आप ऐसा नहीं सोचना है कि मैं जो है एक मामूली सी आदमी जो यहाँ औरंगाबाद के एक छोटे जो है गांव में रहते हैं, मुझे अगर अरेस्ट करता है तो वो एक छोटा एक मामला है, ऐसा नहीं है। उसका इम्पैक्ट ग्लोबल रिपरकशन होना है, क्योंकि ये पूरा बांधा हुआ है। चाहे वो नेशन स्टेट्स है, वो बांधा हुआ है एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म के साथ। जब डॉक्टर विनायक सेन, आपके जैसा एक शहरी है इंडिया के, डॉक्टर विनायक सेन को जब अरेस्ट किया गया इलीगली, पूरा यह मैकेनिज्म जो है काम करना शुरू हो गया था। OHCHR, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का प्रेशर पड़ गया इंडियन एजेंसीज और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि देखिए डॉक्टर विनायक सेन एक मामूली गांव में काम करने वाला एक एक्टिविस्ट है, छत्तीसगढ़ में लोगों के हेल्थ देखते थे, उनको पकड़ लिया नक्सल बोल के। और कभी भी ये नहीं सोचना कि आप कभी भी ये नहीं सोचना कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है वो मुसलमान के साथ सिर्फ हो रहा है। वो इंडिया में इतना रैम्पेंट है कि जो भी पावरलेस है, जो भी आदमी बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल और फिनेंशियल और सोशल जो है पावर इख्तियार नहीं है, वो इसका शिकार बन जाता है। और मुसलमान ज़रूर उसमें सब बहुत ऊपर है, उससे ज़्यादा दलित है। दलित्स के एट्रोसिटीज़ हम लोग नॉर्मली जो है मुस्लिम सर्कल्स में ज़्यादा जानते नहीं हैं। अभी तो चेंज आ गया है, अभी जो है आपस में जो है एंगेजमेंट हो रहा है, लेकिन थोड़ा पहले तक उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है वो गुफ्तगू नहीं हो रहा था, सिर्फ हमारा ही प्रॉब्लम्स गुफ्तगू होते थे। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये पूरा बांधा हुआ है, पूरा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक। इसमें जो पुलिस है ये सबसे अहम चीज़ है। पुलिस, आप जब कमिटी जो है इंडिया के अंदर यूनाइटेड हमारे जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री रिकॉर्ड्स में उसको पूरा आर्काइव करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है जो है क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। उसके अंदर क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आता है, हर साल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ह्यूमन राइट्स रिलेटेड 2016 के बाद, मोदी आने के बाद वो निकाल दिया गया। जैसा कि UAPA का डाटा है, कितने लोग अरेस्ट किया गया UAPA में, कितने लोग एक्विट हुआ UAPA में, ये सब तमाम चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे जेल का डाटा, जेल के अंदर कौन सा जो है रिलीजन के लोग ज़्यादा है, कौन सा कम है,
ये तमाम डाटा अभी यहाँ से निकाल दिया है। तो ये जो NCRB का डाटा में 2015-16 के जो है डाटा ये बताते हैं कि मोर देन 35,831 केसेस अगेंस्ट पुलिस है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। कितना? 38,831। उसमें सिर्फ 94 FIR हुई पुलिस के खिलाफ है। कितना है? 38,000 इंसिडेंसेस होने के बाद सिर्फ FIR हुए 94 और सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर कॉन्विक्ट हुए। यह है हाल। 108 केसेस में 62 फॉल्स केसेस निकले, 33 चार्जशीटेड है, 3 कॉन्विक्टेड है। NCRB के 2014 का डाटा है। मतलब इतना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने वाला या इतना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स रिलेटेड वायलेशन का कंप्लेंट्स मिलने वाला एक एजेंसी है, वो है पुलिस। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में क्या क्या इश्यूज़ आप कंप्लेंट लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह सिर्फ एक मामला नहीं है। अब जब ह्यूमन राइट्स बोलेंगे तो अक्सर हमारे पास वो गुफ्तगू आते हैं कि जो है टेरर रिलेटेड मैटर्स। नहीं है, ह्यूमन राइट्स कमीशन उसके लिए नहीं है, टेरर रिलेटेड मैटर्स सिर्फ के लिए नहीं है, वो एक छोटा हिस्सा है उसमें। या आपके रॉन्गफुल अरेस्ट, आपके रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन जो है, आपके कॉम्पनसेशन ऑन रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, ये सब आपको कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपके जो हर प्राइवेट इश्यूज़ है, मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में आपको एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ, हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी के इंतकाल हुए, डेड बॉडी जो है कैश उसके अंदर रखे हैं ऑपरेशन थिएटर में, और हॉस्पिटल बोल रहे हैं कि आप जब तक ये बड़ा बिल आप पेश नहीं करेगा, आप जो है बिल जो है सेटल नहीं करेंगे, आपको ये डेड बॉडी हम वापस नहीं देंगे। ऐसा कई सारे जो है इंसिडेंसेस है। और वो लोग डालते हैं लाखों रुपए का बिल, आपको डेड बॉडी चाहिए तो हम ये बिल आप भरिए, अनजस्ट बिलिंग। उसके ऊपर आप जो है फ़ौरन आपको स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा सकते हैं। देखिए जो है हमारे बुनियादी हुकूक के वायलेशन हो रहा है, फ़ौरन एक्शन में आएगा, इट विल बी स्विफ्ट एक्शन। मुझे महाराष्ट्र जो है स्टेट का ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में प्रिसाइसली मैं जानता नहीं, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशंस काम में आता है, ज़रूर काम में आता है। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो भी इंस्टीट्यूशन का या इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है बेनिफिशरी का जो भी स्टूडेंट हो या टीचर हो या इंस्टीट्यूशन का खुद का परमिशन का मामला हो, जो भी हो, वो अगर आपको लग रहा है कि बुनियादी तौर पर मेरा हुकूक वायलेट हो रहा है, आप जाके जो है एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में। इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का मामला, बहुत सारे कंप्लेंट्स आपको जो है वो लिस्ट देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट कौन सा इसमें, और रिड्रेसल वो लोग करते हैं। वाटर के मामला, आपके पानी का मसला, आपको सही पानी नहीं आ रहा है, आप ज़रूर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास पानी आ रहा है, खारा पानी आ रहा है, सॉल्टी पानी, उसमें जो है चिपकली मिला हमें। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वो तमाम एजेंसीज़ को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को वो अलर्ट कर देगा और जो है उसको रिड्रेस करने का कोशिश करेगा। सिविल सप्लाइज, आपका जो राशन है उसके मामला, वेस्ट मैनेजमेंट, आपके घर के पास जो है बदबू आ रहा है, ये जो है कूड़ा लेके नहीं जा रहा है एजेंसीज, उसका जो कंसर्न ऑफिसर्स है, आप जाके स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाके कंप्लेंट डाल सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ कूड़ा नहीं चल रहा, मतलब रिजॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत सालों से ये चल रहा है। एडल्ट्रेशन, फूड के अंदर एडल्ट्रेशन, क्या बोलते हैं उसको, मिलावट है, आप ज़रूर कंप्लेन कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अलग अलग ऑफिसेस में, पुलिस एट्रॉसिटीज़ ज़रूर, विमेन, चाइल्ड, ये तमाम चीज़ उसमें आ जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के जो है अनजस्ट और घर के अंदर जो है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, तो ये जो बूढ़े माँ बाप है वो बच्चों के बारे में जाके या घर के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में ज़रूर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाके अपने जो है कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस, छोटे बच्चे, विमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, विमेन के ऊपर जो है सेक्सुअल या जो है अदरवाइज जो है
फिजिकल वायलेंस, एट्रोसिटीज़ हो रहा है, ज़रूर वो जाके अपने कंप्लेंट दर्ज कर। कैसे दर्ज करेगा कंप्लेंट करने का तरीका क्या है? महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के वेबसाइट में देख रहा था, उसके अंदर ऑनलाइन पिटीशन डालने का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन आप बाय पोस्ट या बाय डायरेक्ट मीन्स आप एक वाइट पेपर में, नॉर्मल वाइट पेपर में आपका पता होना चाहिए और कमीशन ऑफिस का पता होना चाहिए, डेट ऑफ इंसिडेंट, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जो बुनियादी जो है जो चीज़ है वो सब डालते हुए, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये तमाम डिटेल्स के साथ अपने ही भाषा में, कोई जो है वकील का ज़रूरत नहीं है, अपने ही भाषा में बहुत ही अच्छे अंदाज में, क्योंकि ये बुनियादी हुकूक का मामला है, साथ नॉर्मल आदमी के जो है प्रॉब्लम्स हल करने का है, तो आप अपने ही भाषा में वो लिख करके आप पेश करेंगे, आपका मसले का हल हो जाएगा। 1 महीने के अंदर, अगर मिसाल के तौर पर एक पुलिस स्टेशन का मामला है, आपके लोकल पुलिस स्टेशन का मामला है जो आपने दर्ज किया था, 1 महीने के अंदर ये जो पुलिस स्टेशन है वो कंप्लेंट को पूरा करके स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिपोर्ट करना लाजमी है। और ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक सिविल कोर्ट का तमाम हुकूक मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक पुलिस स्टेशन के अंदर वाला एक पुलिस डायरी या एक डॉक्यूमेंट, जैसा कि कोर्ट वहाँ जो है हाज़िर करने के लिए बोलते हैं, वैसे ही हाज़िर करने के लिए बोल सकते हैं, विटनेस को बुला सकते हैं, जैसा कि एक कोर्ट करते हैं, वो तमाम हक उनको है, लेकिन पनिश करने का हक नहीं है। वो जो है बोलेगा पुलिस स्टेशन को या FIR करने के लिए। वो 3 तरीके से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। एक है सुओ मोटो, जो अपने आप उन्होंने देख लिया, अच्छा देखिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सुओ मोटो कोग्निजेंस ले लिया। मिसाल के तौर पर यूपी के अंदर पिछले 2.5 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट आने के बाद वहाँ पर 1300 से ज़्यादा एनकाउंटर्स हुए, पुलिस एनकाउंटर्स। कितना? मोर देन 1300 पुलिस एनकाउंटर्स। और हर पुलिस एनकाउंटर्स के जो FIR है वो सब कॉपी पेस्ट है, सब कॉपी पेस्ट। मुश्किल से हमें पूरा पढ़ने के बाद 3 टेम्पलेट्स मिले उसमें। वो 3 टेम्पलेट्स में वो इस्तेमाल किया हर FIR में, जिसका नाम, पता, उसका प्लेस वगैरह चेंज करके, बाकी स्टोरी एक ही है। 2 लोग बाइक से आ रहे थे, हमने एक इन्फॉर्मर की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिला, तो हम लोग एक चौराहे पे खड़े थे और ये जब आए तो हम हाथ दिखाए, वो नहीं रोके तो हमने गोली, उस वक्त से गोलीबारी होगी उस तरफ से कि कोई मरा नहीं, पुलिस को कुछ चोट नहीं लगी, लेकिन हमने काउंटर फायरिंग किया तो एक आदमी मर गया, दूसरा आदमी भाग गए। और जो भाग्य आदमी है वो दूसरा FIR में आएगा कि यही आदमी दोबारा आ रहा था, तो हमने फायर किया, वो आदमी मरे, उनके साथ और कोई आदमी था, वो भाग गए। ये जो चेन सिलसिला जारी है 1300 केसेस में, जो आज तक कोई भी मूवमेंट उसके ऊपर नहीं हुआ, कोई हंगामा खड़ा नहीं हुई। 1300 बटला हाउस एनकाउंटर एक इंसिडेंट है, ऐसा 1300 इंसिडेंट 2.5 साल में हुए। और एक छोटा कोशिश की वजह से हमारा जो है कुछ लोगों का जो है छोटा कोशिश की वजह से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक इंक्वायरी ऑर्डर किया, 2 इंक्वायरीज ऑर्डर किए, हम लोग जाते थे उनके साथ, अभी भी चल रहा है। और वो ऑर्डर आने के बाद अभी बिल्कुल कंसिडरेबली बिल्कुल जो है ना के बराबर हो गया एनकाउंटर डेथ्स, एक छोटा इंटरवेंशन। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, लेकिन चूँकि स्टेट वर्कशॉप है, स्टेट के लोग हैं, मैं इसलिए NHRC के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन महाराष्ट्र, आप एक वाइट पेपर में ये करके कंप्लेन करके आप पोस्ट कर सकते हैं। उसका एक नंबर आपके पास आएगा कि ये आपका रजिस्टर हो गया है, ये आपका नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। वो नंबर आपके स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो वेबसाइट है वो अगर खोलेगा, ज़रा ये लैपटॉप में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन महाराष्ट्र, ज़रा क्रोम में आपके ब्राउज़र में डालिए तो मिल जाएगा। हाँ, इसका जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इंक्वायरी आई है यूनेस्को
इसमें कोई जी 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 ज़रूर क्या बताते मैं बताऊंगा। हमारा जो क्विल का एफ़र्ट है, मैं सोचा कि वो सब ज़्यादा यहाँ जो है मुफीद नहीं है। आपको वर्कशॉप है कि आपको कैसे जो है अमल करना है, ये जो है मैं बोलना चाहूँगा। हमारा एफ़र्ट्स जो है वो मैं बहुत तफसील से बाद में बताऊँगा आपको। मिसाल के तौर पर अभी इलियास फलाही साहब ये जो जिक्र कर रहे थे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत है बोलने के लिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी सिर्फ 20 मिनट बचा है आपके पास बोलने के लिए। मेरे पास बहुत है आपके जो हुकूक और आपके जो है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, पुलिस के सिलसिले में बहुत सारे चीज़ बोलने का है। पुलिस क्यों है, वाई इज़ पुलिस, ज़रा बोल सकते हैं कोई? पुलिस का बुनियादी ड्यूटी क्या है? अच्छों की हिफाजत, क्या है? अच्छों की हिफाजत, अच्छों के हिफाजत, बुरों को रोकना, बुरों के तो ये क्या है? सद रक्षणाएँ, ठीक है, कल निगरानाएँ, ठीक है। और क्या है? एक यूनिवर्सल ड्यूटी का लिस्ट अगर आप बने, दुनिया भर के पुलिस बेसिकली क्या करेगा, ये बुनियादी चीज़ है। उसका अमल जब करेगा तो क्या क्या करेगा? पुलिस अगर जो है सही चीज़ को परवान चढ़ाना और बुरे चीज़ को रोकने का काम करते हैं, तो उसका अमल क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, नंबर 1। नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स। और नंबर 3 है डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स, डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स। ये 3 चीज़ है नॉर्मली जो पुलिस करता है। नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। नंबर 2, प्रिवेंशन करना, क्राइम अगर होने जा रहा है उसको प्रिवेंट करना, और जो हो गया उसका इन्वेस्टिगेट करना, और होने के वक्त भी डिटेक्ट करना। ये 3 चीज़ है नॉर्मली पुलिस का जो बुनियादी जिम्मेदारी है। आपके पास पुलिस आते हैं आपके घर में और ये बोलते हैं कि आप जो है सांप बुला रहे हैं, क्या आप जाएंगे? अरे जो है इलियास साहब आपको पुलिस बुला रहे हैं, आप ज़रा सांप बुला रहे हैं, ज़रा रिपोर्ट कीजिए पुलिस स्टेशन। जाना है? जाना चाहिए है? जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। जो ये बोलते हैं कि सांप बुला रहे हैं, आप ज़रा पुलिस स्टेशन में हाज़िर हो जाइए, उस वक्त जाना चाहिए। ऐसा ही, ओके ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी नहाए नहीं, नहा धो के अच्छा कपड़ा पहन के मैं आता हूँ, ये बोलना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए उस तरीके से। ऐसा बोलने वाला कौन कौन है? ज़रा हाथ उठाइए। जाना चाहिए, हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है। नहीं जाना चाहिए, ज़रा हाथ उठाइए। उसके बीच में बहुत लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। नहीं जाना चाहिए, है ना? असल में आपको जब पुलिस बोलेंगे, आप ये बोलना चाहिए कि कृपया आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत काम कीजिए और आप ज़रा वो नोटिस हमें दे दीजिए जो आप ये बोल रहे हैं, वो नोटिस के शक्ल में। आपके जो CRPC 167 के तहत आप एक नोटिस दे दीजिए, वो नोटिस के तहत हम जो है पुलिस स्टेशन में आएंगे। वो नोटिस देगा तब जाएंगे। तो पुलिस आपको वो नोटिस देगा, वो आप लेके आपके अलमरा में रखना है या उसका कॉपी कहीं रखना है और फिर आप जाएंगे। अगर दोबारा पुलिस आते हैं, आपको फिर बुला रहे हैं, तो दोबारा नोटिस इशू करना है। वो नोटिस आप दोबारा आपके अलमरा में रखना है। अगर ये बहुत बार होते हैं तो दिस इज़ एन एविडेंस दैट यू आर बीइंग हरास्ड, आपका हरासमेंट का दलील बन गया है। ऐसा बार बार आप बुलाना नहीं है। अगर वो आना है तो आपके पास आएंगे, आपसे पूछना है। आपके राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, आपका इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी बिताने का हक है। आप बार बार पुलिस स्टेशन जाएगा, आपका इज़्ज़त कहाँ चला जाएगा? लोग क्या सोचेगा, ये क्या है, ये आदमी हमेशा पुलिस स्टेशन आते जा रहा है। तो आपको नोटिस फरहम करना है। आपको अरेस्ट करते वक्त उसको आपको अरेस्ट मेमो, उसको अरेस्ट अगर करते हैं तो अरेस्ट मेमो का ज़रूरत है। अरेस्ट मेमो, ये तमाम चीज़ जो अरेस्ट के वक्त आपके जो बुनियादी हक है उसको बताया है DK बासु गाइडलाइंस, बहुत
मशहूर गाइडलाइंस है, DK बासु वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। एक केस लॉ है जो ह्यूमन राइट्स इन इंडिया का या राइट्स एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड आफ्टर अरेस्ट का जो बुनियादी लिस्ट है। अरेस्ट होते वक्त आपको बुनियादी हक है, वो क्या क्या है, और वो जो है लिस्ट मैं आपके सामने पढ़ूंगा। नंबर 1, पुलिस आते वक्त उनके पास एक सिविल ड्रेस में नहीं आना है। अरेस्ट करते वक्त उनके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए और यहाँ पर लिखना चाहिए वाज़े अल्फाज में, क्लियर इसमें दिखते वक्त ऐसा दिखना चाहिए, उनका नाम सही तरीके से दिखना है, पुलिस ऑफिसर का नेम टैग होना चाहिए यूनिफॉर्म के साथ। ये नंबर 1 है। नंबर 2 है वो जो अरेस्ट करते वक्त एक अरेस्ट मेमो देना चाहिए घर वालों को। मिसाल के तौर पर आपके पास आ रहे हैं, आपके घर में अम्मी अब्बू है या आपके घर में वाइफ और बच्चे हैं, अरेस्ट करते वक्त एक मेमो, अरेस्ट मेमो लिख करके आपके वाइफ को देना चाहिए, देखिए ये अरेस्ट मेमो है, आप अरेस्ट करके जा रहे हैं। तो उस वक्त आपको ये पूछने का हक है कि क्या वारंट है अरेस्ट करने का, मुझे अरेस्ट करने का क्या कारण है, वाई एम आई बीइंग अरेस्टेड, ये पूछने का हक है आपको, और वो बोलना है आपको किस तरीके से, इस कारण की वजह से हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। और आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि देखिए मिसाल के तौर पर आप बस में चल रहा है, आपको अरेस्ट कर लिया, उस वक्त आपको इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस कि आपको पूरा हक है ये अरेस्ट के बारे में आपके बीवी बच्चों को या आपके नियर वंस डियर वंस को, आपके फैमिली को या फ्रेंड्स को ये फ़ोन करके बोलने का, उनको जो है फ़ोन करने का, उनके पास अगर मोबाइल नहीं है तो फ़ोन करने का पूरा जो है बंदोबस्त, उसके लिए पूरा जो अरेंजमेंट्स है वो पुलिस करके देना है, इन्फॉर्मेशन देना। और पुलिस स्टेशन में एक नोटिस बोर्ड होता है, उसमें नोटिफाई होना चाहिए कि ये देखिए पुलिस स्टेशन में एक आदमी को अरेस्ट किया है और इस कारण की वजह से अरेस्ट हुआ है। जैसा कि तहव्वुर साहब ने बताया था, वो जो जामिया नगर के अरेस्ट के वक्त पुलिस स्टेशन में जाके जब पूछे तो उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं है, आप स्पेशल सेल के ऑफिस में जाके पूछे, ऐसा नहीं बोलना है। वो जुरिस्डिक्शन में जो भी अरेस्ट हुआ है वहाँ के नोटिस बोर्ड में होना चाहिए, देखिए फ़ना अब्दुल्ला अरेस्ट हुआ है, या फ़ना मिस्टर पीटर या मिस्टर जो है राजेश अरेस्ट हुआ है, वहाँ पर जो है इसका कारण ये है, ये यहाँ पर है इस वक्त, ये पूरा डिटेल्स उसमें होना चाहिए। ये DK बासु गाइडलाइंस में एक बहुत अहम चीज़ है। और केस डायरी, पुलिस के जो केस डायरी है उसमें ये लिखना चाहिए कि देखिए ये अरेस्ट के पूरा डिटेल्स केस डायरी में होना चाहिए, देखिए ये अरेस्ट है और ये आदमी अरेस्ट हुआ है, उसका पूरा डिटेल्स केस डायरी में लिख देना चाहिए। और इंस्पेक्शन मेमो, अगर एक आदमी को अंदर दाखिल होते हैं, उनका जो बॉडी में कोई माइनर या मेजर इंजरीज नहीं है, अरेस्ट होते वक्त मतलब दाखिल पुलिस स्टेशन दाखिल होते वक्त ये ज़रूर होना चाहिए, देखिए उनके शरीर बिल्कुल ठीक है, अंदर जाते वक्त कोई भी मार्क नहीं है, कोई भी छोटे कट्स या वूंड्स नहीं है, ये सब चीज़ उसमें सही तरीके से लिख करके रखना होना चाहिए। और बाहर निकलते वक्त दोबारा यही चीज़ रिपीट करना है कि उसके लिए वो करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए पुलिस स्टेशन में, एक मेडिकल ऑफिसर, वो आके ये पूरा चेक करेगा, आपका बॉडी पूरा चेक करेगा, कहाँ कुछ है, प्रॉब्लम है नहीं है। बाहर निकलते वक्त भी यही आदमी आके दोबारा उसको चेक करेगा कुछ है क्या, मतलब यह है कि पुख्ता दलील है कि कुछ हुआ है कस्टडी से, वो नहीं होने के लिए ये ज़रूरी है। अरेस्टी को, जिसको अरेस्ट किया है, उनको लॉयर फराहम करना, अगर उनको लॉयर अरेंज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड अपने चॉइस पे, और अगर लॉयर अरेंज नहीं हो सकता तो पुलिस उसको फ्री लीगल एड कमिटी होते हैं कोर्ट के अंदर, वो लेके एक आदमी को फराहम करना ज़रूरी है। कभी भी प्रेशर में आके नर्वसनेस से, फियर से अगर आप कुछ नहीं बोल पा रहा है तो आप बोले मुझे एक कंसल्टेंट चाहिए, एक आदमी चाहिए, मैं ऐसा बोल नहीं सकता आपके सामने, एक लॉयर चाहिए मुझे, तो लॉयर फराहम करना, ये मिलना आपका बुनियादी हक है। पुलिस कंट्रोल रूम से, वहाँ के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में ये इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत अहम है
कि देखिए यहाँ पर एक आदमी का अरेस्ट हुआ है, ये वहाँ के अगल बगल में तमाम जो पुलिस स्टेशन में, पुलिस हेडक्वार्टर्स में वगैरह ये इन्फॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है, ये रिकॉर्ड में आना चाहिए कि देखिए ये आदमी का अरेस्ट हुआ है। ये बुनियादी चीज़ है जो डीके बासु गाइडलाइंस में आपको बताया गया है। आपका बुनियादी हक है अरेस्ट होने का पहले और बाद में। ये डीके बासु गाइडलाइंस इसके पहले जो नहीं सुना है वो ज़रा हाथ उठाइए। डीके बासु गाइडलाइंस इसके पहले सुना नहीं है, ठीक है। जो इसके पहले सुना था उसके बारे में डिटेल्स जानते हैं वो ज़रा हाथ उठाइए। डीके बासु गाइडलाइंस, ठीक है। मतलब यह है कि यह एक बहुत बड़ा, मैं एक अचीवमेंट मानता हूँ ये लीगल वर्कशॉप का, कि हमने एक बड़ी चीज़ डीके बासु गाइडलाइंस, अरेस्ट होने के पहले और अरेस्ट होने के बाद आपका क्या बुनियादी हक है जो कोर्ट ने फरहम किया है, वो आपको जानना ज़रूरी है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं होने के लिए। और कुछ केस लॉस है डीके बासु गाइडलाइंस के अलावा। मिसाल के तौर पर चिकुलूरी कृष्णा राव 2006 केस है कि एक आदमी को अरेस्ट करने के बाद वो जुडिशरी के सामने पेश होना चाहिए 24 आवर्स। एक आदमी को अरेस्ट करने के बाद ठीक 24 आवर्स के अंदर अंदर वो आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए जिसको पकड़ा गया था, और ये साबित बोलना है कि देखिए ये आदमी को इसलिए हमने पकड़ा है और हमें एक जो है हमें कस्टडी में मिलना चाहिए, और भी हमें कस्टडी चाहिए। अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप जो है पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में होगा, लेकिन अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आपको छोड़ना चाहिए। बेसिकली बेल इज़ अ राइट, बेल इज़ अ राइट, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। ये बुनियादी लॉ है दुनिया में। बेल इज़ अ राइट, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, या बेल इज़ द लॉ, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। लेकिन ये जो एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉ में, क्योंकि हर चीज़ टॉपल्ड है, अगर यूएपीए में या एमसीओसीए के अंदर टेरर प्रोविजंस के अंदर आपका अरेस्ट किया जाता है तो ये टॉपल हो जाता है। बेल इज़ एन एक्सेप्शन, जेल इज़ द लॉ बन जाएगा। फिर जेल इज़ द लॉ, बेल इज़ एन एक्सेप्शन। जो आपके बुनियादी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपके जो बुनियादी हुकूक है, ये तमाम चीज़ को बंद कर देते हैं। इसीलिए यूएपीए को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या एंटी ह्यूमन राइट्स या एंटी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कन्वेंशंस कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेंशंस में बहुत अहम एक चीज़ है इंटरनेशनल कॉवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR। ये लिखिएगा, ये बहुत अहम है। ICCPR, इंटरनेशनल कॉवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ICCPR 1966 में ड्राफ्ट किया गया था, और ये ऐसा लॉ है जो आपके ये तमाम चीज़ उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है। मिसाल के तौर पर उसमें सेक्शन 9 है, एक सेक्शन जिसमें ये बताते हैं, हम लोग रेटिफाई किया है, टोटल 10 ट्रीटी बॉडीज़ है जिसमें इंडिया ने रेटिफाई कर चुके हैं। उसमें 9th and 14th 2 सेक्शंस है जो ये कहते हैं कि एक आदमी अगर रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन हो गया, एक आदमी का अरेस्ट हुआ रॉन्गफुली, तो उनको कॉम्पनसेशन मिलने का पूरा हक होना चाहिए। कौन कॉम्पनसेट करना चाहिए? स्टेट कॉम्पनसेट करना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। क्या कि आप अगर रॉन्गफुली प्रोसिक्यूटेड है, आप अगर गलत आदमी को उन्होंने उठा के जो है गलत तरीके से प्रोसिक्यूट करके आपको मुजरिम करार देने के लिए कोशिश अगर किया, और ये साबित हो गया कि ये आदमी जो है बेगुनाह कैदी है और उनको ज़िंदगी बर्बाद कर दिया गया है, तो उनको कॉम्पनसेट करने का पूरा, कॉम्पनसेशन मिलने का पूरा हक और स्टेट को कॉम्पनसेशन देने का पूरा ड्यूटी है ICCPR के सेक्शन 9 के तहत, जो हमने जाके साइन कर चुके हैं इंडिया ने। लेकिन आज तक हमने नहीं देखा कि कोई भी आदमी को कॉम्पनसेशन देते हुए। उसके रिवर्स में ये हुआ कि अक्षरधाम मंदिर का जो अटैक हुआ था,
वो अटैक के बाद जो अरेस्ट किया गया था मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम और उनके साथ 11 लोगों को, बहुत ही एल्डर लोग जो है गोरे, मतलब ये ग्रे हैस है, बहुत ही मैच्योर्ड, वहाँ के वो एरिया के सबसे रेस्पेक्टफुल लोग वगैरह को उठा के अंदर डाल दिया गया। और 2014 में जब मोदी प्राइम मिनिस्टर होके जब शपथ ले रहे थे, उसी दिन में अहमदाबाद में गुजरात हाई कोर्ट ये 11 लोगों को बरी करते हुए जजमेंट आया, जिसमें बहुत सख्त अल्फाज में ये लिखा गया, ये बताया गया, कोर्ट ने भी एक्स्ट्रा वोकली भी ओरली भी ये कहा, ये जो हुआ है ये बैड फेथ से हुआ है और स्टेट के गवर्नमेंट इसमें जो है कॉम्प्लिसिट है। वाज़े तौर पर स्टेट के गवर्नमेंट मतलब कौन? यही मोदी और अमित शाह इसमें कॉम्प्लिसिट है, वाज़े तौर पर कोर्ट के जजमेंट में है। और ये भी बताया गया कि ऑल द एविडेंसेस हैव बीन फैब्रिकेटेड इन दिस पर्टिकुलर केस। वाज़े तौर पर कोर्ट के हाई कोर्ट के जजमेंट में पूरा फैब्रिकेटेड चीज़ है। लेकिन जब ये लोग बाहर निकलने के बाद 11 लोग, अभी दोबारा 11 लोग अभी परसों निकल के आए, आपके भुसावल, जलगांव जो है मध्य प्रदेश, झालना, यहाँ झालना, वहाँ जो है अलग अलग लोग, महाराष्ट्र, बेसिकली महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के, उन लोगों को पकड़े थे 1993 के केस में। बाबरी मस्जिद के बाद कॉन्स्पिरेसी कर रहा था एलिगेशन करके। लेकिन 25 साल बाद, आफ्टर 25 लॉन्ग ईयर्स, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, सॉरी आप घर चले जाइए, आपको हमें बाई जो है मिस्टेक आपको पकड़े थे। क्या ऐसा छोड़ सकते हैं? तहव्वुर पठान साहब ने ये बताया कि 3 चीज़ बहुत अहम है, ये वाकई बहुत अहम है। नंबर 1 कि ये जो आदमी है ये बरी हो गया, उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। नंबर 2 कि जो पुलिस ऑफिसर फैब्रिकेट किया था, वो फैब्रिकेट किया गया लोगों को, पुलिस मतलब जो जिन्होंने किया था उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, उनको नियम के सामने खड़ा करना चाहिए। और उनके कॉम्पनसेशन का कैलकुलेशन हम लोग किए थे इनसेंस नेटवर्क इंडिया के ट्राइब्यूनल में, खुल के जो है ये बता रहा था। उसमें एक ये बहुत हमारे लिए एक बड़ा गोल्डन फेदर है कि इनसेंस नेटवर्क इंडिया जो इंडिया के अलग अलग जगह से इस तरीके से बाहर आए हुए लोगों को एक साथ खड़ा करके, हमारे लॉ कमीशन के चेयरमैन उस वक्त के, मतलब 1 साल 2 साल पहले तक, जस्टिस अजित प्रकाश शाह, एक बार जो हमारा एक जज ने, हमारा एक दोस्त जज ने ये बोला कि व्हाई डोंट यू पीपल आर डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क, व्हाई डोंट यू गो एंड मीट द लॉ कमीशन चेयरमैन जस्टिस अजित प्रकाश शाह। तो जस्टिस अजित प्रकाश शाह के पास हम जाएंगे और ये सब हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो कैसे इसको सुनेंगे, कैसे लेंगे, हमें पता नहीं है। तो हमने थोड़ा नर्वस होके उनके पास गए, बल्कि उनको ये जज बोलने के वजह से उन्होंने हमें फ़ोन करके बोला कि आप आइए परसों घर में, आपसे हमें सुनना है। तो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, इंडिया के सबसे ऊंचा एक लीगल एडवाइजरी बॉडी है, कंसल्टेशन, गवर्नमेंट्स को कंसल्टेशन देते हैं। लॉ कमीशन के चेयरमैन हमारे पूरा रिसर्च और एडवोकेसी प्रोग्राम को पूरा सुनने के बाद बहुत 1 घंटे वो मतलब सब्र के साथ वो सुने, लेकिन उन्होंने सब सुनने के बाद उन्होंने बोला कि दिस इज़ वन ऑफ द क्लास प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव एवर सीन, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, आपके साथ मुझे भी जोड़ना है। तो हमने उनसे पूछा कि आपको जो है कब आप रिटायर होंगे? तो बोले हम जो है 2-3 महीने में रिटायर हो जाएगा। तो अक्टूबर में महीने में हमने बोला कि ऐसा है तो आपके रिटायरमेंट के अगले 2 हफ्ते के अंदर हम एक पीपल्स ट्राइब्यूनल करते हैं पार्लियामेंट के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें इस तरीके का बेगुनाह लोगों को, जिसको जेल में डाले गए थे, जिसका इल्ज़ाम पूरा गलत साबित हुआ, जो पूरा तरीके से इन्नोसेंट है, कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हुआ, उन लोगों को हम खड़ा करेंगे, उनका एक्सपीरियंसेस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ, यहाँ के पुलिस सिस्टम के साथ, यहाँ के इंटेलिजेंस के साथ क्या हुआ वो ज़रा सुनना है आप, और आप जूरी का चेयर करना है। तो वो बहुत खुशी के साथ वो आए, उनके साथ 7 लोग बैठे थे, 7 अलग अलग लोग,
और वो पूरा सुनने के बाद एक जूरी रिपोर्ट लिखा, 1 हफ्ते मेहनत करने के बाद। वो जूरी रिपोर्ट में तकरीबन 48 पेजेस का जूरी रिपोर्ट है। उन्होंने पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो फ्लॉ है उसको पूरा उन्होंने एनलिस्ट किया, वो पूरा सुनने के बाद, उसके पूरा पेपर सुनने के बाद, उनके जो है ऑरल टेस्टिमनी सुनने के बाद, वो जो जूरी रिपोर्ट है, उसी जूरी रिपोर्ट को थोड़ा और एनहांस करके, थोड़ा और अच्छा बना के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले अगस्त में रिपोर्ट नंबर 277, आप अभी लॉ कमीशन के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको होम पेज में वो देख सकते हैं। रिपोर्ट नंबर 277 में ये है कि रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन रेमेडीज़, क्या क्या रेमेडीज़ होना चाहिए इसको सही करने के लिए। 112 पेजेस का एक रिपोर्ट है जिसमें ये 7 लोग जो जूरी में आए थे, वो 7 लोगों का पूरा जो है केस, फिट केस फॉर कॉम्पनसेशन उसमें डाला गया है कि ये लोग फिट केस है कॉम्पनसेशन के लिए। और ये जूरी जो जूरी का चेयर था वो उसका भी ड्राफ्टिंग कमेटी में था, जो कमीशन, लॉ कमीशन के जो रिपोर्ट नंबर 277 है। तो मैं बोल रहा था कि जो नंबर 1 आदमी को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, दूसरा पुलिस ऑफिसर को पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है सबसे अहम, कि कुछ लोग जो मरे हैं जो आतंकवादी हमले में, मिसाल के तौर पर आपके अक्षरधाम मंदिर में या उसके आसपास के दिनों में जो होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात हिरण पांड्या का मर्डर हुई, और अहमदाबाद का सीरियल ब्लास्ट हुई, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुई 2005, ये सब लोग, अहमदाबाद का नहीं, दिल्ली और अक्षरधाम, सब लोग एक्विटेड है। जितने भी लोगों को अरेस्ट किया सब लोग एक्विट हो गए। तीसरी सवाल यह है कि अगर ये सब लोग बेगुनाह हैं तो एट द फर्स्ट हैंड किसने ये काम किया, यह सब पता चलना अभी हमारे लिए सबसे अहम है। 15 साल बाद, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जो अरेस्ट किए गए सब के सब लोग अगर एक्विट हो रहा है तो असल में वो जो इंसिडेंट हुआ है वो कौन किया, ये सवाल का जवाब देना इनके लिए जो है ड्यूटी बनता है। और ये सवाल पूछना यहाँ के आम नागरिक का एक बुनियादी जो है ड्यूटी बनता है, यहाँ के मीडिया का ड्यूटी बनता है। अगर अक्षरधाम मंदिर में मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम और लोगों ने नहीं किया ये अटैक, तो फिर किसने किया था? 2005 के सीरियल ब्लास्ट के जो भी एलिज्ड एक्यूज्ड है वो सब लोग एक्विटल होकर बाहर आ गए दिल्ली में, लेकिन असल में वो ब्लास्ट कौन किया? जो बहुत सारे लोग मरे थे उसमें, जो बहुत ही जो है इनह्यूमन जो इंसिडेंट है, वो इंसिडेंट का असल कार्य करतूत कौन किया था, उसके पीछे कौन था? ये सवाल पूछने का और इसका जवाब देने का हक है यहाँ के स्टेट को, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को। तो ये तीसरा बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बोलना चाहूँगा ये दूसरे चीज़ में हम अगर वाकई एक मूवमेंट चलाते हैं कि रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन में पुलिस फैब्रिकेशन का और पुलिस को पनिश कर दिया जाना चाहिए, उसका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल CRPC 197 है। CRPC 197 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 197 सेक्शन जो पुलिस को तमाम तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। मणिपुर के अंदर 100 मतलब सैकड़ों लोगों को फेक एनकाउंटर्स में मार दिया गया, और कोर्ट ऑफ लॉ में यह साबित हुआ कि फना पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये गलत काम किया है, लोगों को मार दिया है, लेकिन आज तक ये पुलिस ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट करने का इजाज़त, सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मणिपुर में यही हाल है पूरा इंडिया में, टेरर प्रोसिक्यूशन में, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशंस में। तो ये जो है 3 चीज़ है जो अगर जो है वो जो स्पेशल लॉस, टेरर लॉस वगैरह के बारे में हम लोग अगर गुफ्तगू करते हैं, ये अहम चीज़ है पुलिस का प्रोसिक्यूशन। और हमारे जो कॉम्पनसेशन का जो इसमें लास्ट पेज है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉम्पनसेशन, उसमें यह है कि पुलिस ऑफिसर जिन्होंने ये किया है उनका पॉकेट से कॉम्पनसेशन का एक प्रोपोर्शन लेना चाहिए। ये जो उन्होंने जो काम किया है वो स्टेट की जो है दे दे टैक्स मनी से, ये पुलिस ऑफिसर का अपना जो पॉकेट से एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ कॉम्पनसेशन देना चाहिए। और ये डिग्निटी के साथ ज़िंदगी का सवाल है। दुनिया में जहाँ पर भी कॉम्पनसेशन दिया जाता है वो नॉट लेस दैन $1 मिलियन $1 मिलियन। आप सोचिएगा कॉम्पनसेशन मतलब अच्छा आपका 25 साल आपके जो है वेस्ट हो गया, पकड़ लीजिए 5 लाख, ये नहीं है कॉम्पनसेशन।
ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर कफील बेंगलुरु के एक लड़का था जिसको ग्लासगो एयरपोर्ट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके ऊपर उनको अरेस्ट कर दिया था। ये डॉक्टर कफील को कुछ महीने उनको प्रोसिक्यूट किया था, कुछ महीने, और उनको अपने इनोसेंस को डिक्लेयर करने का, पूरा मीडिया में आने का पूरा आज़ादी दिया था डिग्निफाइड यूरोपियन जो है आपके ऑस्ट्रेलियन पुलिस। लेकिन उनको जब साबित हुआ वो गलत अरेस्ट था, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन था, ICCPR के तहत, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के तहत, और वहाँ के जो स्टेट के लॉज के तहत उन्होंने उनको कॉम्पनसेट किया $1 मिलियन से। कितना? $1 मिलियन। ये एक नहीं है, ब्लैक्स के ऊपर अमेरिका में जो अरेस्ट हुआ वो तमाम अरेस्ट में वहाँ पर जो रॉन्गफुल साबित हो गया, आप देख सकते हैं कि या तो फिर $1 मिलियन या उसके करीब वाला फिगर्स उनको कॉम्पनसेशन के तौर पर मिलते हैं। उसको कैलकुलेट करने का एक यूनिवर्सल जो है मिनिमम तरीका मौजूद है। तो ये आप एक इंसान के तौर पर, आप एक शहरी होने के नाते आपके ऊपर जो बहुत सारे हुकूक है, इसको आप बिना पावर से, आप एक शहरी होने के नाते, आप जो है वोटर्स ID कार्ड अगर आपके पास, आप अगर यहाँ के सिटीज़न है तो आपको उसका बुनियादी हक है। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो या ना हो, आपको पूरा हक है, आप इंसान होने के नाते। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, आपके लोकल पुलिस स्टेशन, पुलिस, कोर्ट, इंटरनेशनल मैकेनिज़्म, यूनाइटेड नेशंस के एग्रीमेंट्स, ट्रीटी बॉडीज़, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल तक का पूरा दुनिया आपके सामने खोल के रखा है। और आपको ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए पूरा सिस्टम आपके ख़िलाफ़ है। नो, दैट्स रॉन्ग। ये पूरा सिस्टम आपके ख़िलाफ़ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हर चीज़ वर्टिकली एंड डायगनली डिवाइडेड है। तहसबुहुम जमीआ व कुलूबुहुम शत्ता है ना। हर चीज़ जो है आपके सामने जो भी है वो सब डायगनली एंड वर्टिकली डिवाइडेड है। कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं, बहुत लोग अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग बहुत कम होते हैं, जो रोग एलिमेंट्स कहा गया, रोग एलिमेंट्स होते हैं। और वो रोग एलिमेंट्स है जो हम नॉर्मली पूरा एजेंसीज़ को गलत करार देते हैं। ऐसे पुलिस ऑफिसर्स है जो, मैंने पुलिस ऑफिसर्स और IB इंटेलिजेंस भी हो, उसके जो बुनियादी एग्जिस्टेंस को हम क्वेश्चन करेंगे ज़रूर, लेकिन ऐसे ऑफिसर्स है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जो पब्लिक हॉलीडेज़ में घर नहीं जाते, अपने पर्सनल लाइफ जो है मतलब पूरा तरीके से एजेंसीज़ को दे देते हैं। वो लोग जो है अपने काम के लिए ऊपर वाले जो पॉलिटिशियंस है और ऑफिसर्स है, उनके प्रेशर में आके ज़िंदगी बर्बाद होते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने के लिए उनको जो मजबूर करते हैं वो 3 चीज़ करते हैं। व्हाट एक्चुअली लीड्स टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस? नंबर 1, पुलिस ऑफिसर्स के लिए अपने पॉलिटिकल और ऑफिसर्स के प्रेशर, नंबर 1। नंबर 2, उनको नियम के बारे में, ख़ास तौर पर क्रिमिनल लॉ के सिलसिले में जानकारी नहीं होना। अक्सर पुलिस ऑफिसर्स को जानकारी नहीं है नियम के सिलसिले में, आप सिखाना पड़ेगा। नंबर 3 ये है कि अपने पर्क्स के लिए, अपने प्रमोशन और अपने जो गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए वो जो है काम करेगा। और नंबर 1 में जो मैंने गिनती किया था उसमें ये भी आएगा कि अक्सर लोग आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है, बहुत सारे रोग एलिमेंट्स जो अपने यूनिफॉर्म पहन के वो गलत काम करते हैं। तो इसको हम जो है गलत अलग अलग कर देना चाहिए, डिसेक्ट करके ये अलग, ये अलग। तो इसी बात के साथ मैं ख़त्म करूँगा। आप तमाम लोगों के लिए शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जो है इसको अमल करते हुए आपको और भी तफसीलात जानना होगा। उस वक्त आपके लिए APCR खड़ा है, हम सब लोग हैं, आपको जो है ऑन अ डेली बेसिस जो है ये इसका क्लैरिटी ले सकते हैं इंशाल्लाह।